नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए इसके बारे में बताया था। 15 से 20% मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें हम एंजियोप्लास्टी भी नहीं कर सकते, बाईपास सर्जरी भी नहीं कर सकते, और इन मरीज़ों में अगर चेस्ट पेन रहती है, हम पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी इनके सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आते। तो ऐसे मरीज़ों को हमने क्या करना चाहिए? कई लोगों ने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया गया है कई हॉस्पिटलों में कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है जहाँ पे बिना एंजियोप्लास्टी और बिना बाईपास सर्जरी किए, बिना चीरफाड़ किए उनका इलाज होता है। तो ये कौन सी ट्रीटमेंट है और वो कब लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा ताकि आप मिसगाइड ना हो किसी भी तरीके से और अपनी जान को खतरे में न डालें। 2 टाइप की थेरेपी अवेलेबल है। एक है EECP, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी, और दूसरा है किलेशन थेरेपी। इस वीडियो में मैं EECP के बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो में किलेशन थेरेपी क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। EECP एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी का विकल्प नहीं है। EECP ये एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी है जो कि IABP थेरेपी के जैसी ही है। अगर आपने मेरा IABP का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो में नीचे लिंक दी है, उससे आप देख सकते हो। 15 से 20% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको सारी ट्रीटमेंट दी गई होती है, फुल मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई होती है, एंजियोप्लास्टी की गई होती है, बाईपास सर्जरी की गई होती है, इसके बावजूद भी उन्हें चेस्ट पेन रहती है और सिम्टम्स रहते हैं। ऐसे मरीज़ों में उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है रोज़ की अपनी डेली एक्टिविटी करने में, चाहे वो नहाना हो, चलना फिरना हो, घूमना फिरना हो, कपड़े बदलना हो, उस समय उन्हें चेस्ट पेन होती है या सांस भरता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये EECP एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो सकती है। पिछले 70 सालों से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में EECP पे काफ़ी रिसर्च हुई है और उन्होंने ये बताया है कि इस थेरेपी से हार्ट पर वर्कलोड कम होता है, हार्ट का ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होता है और हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव होता है। EECP एक OPD प्रोसीजर है और ये सबसे अच्छा नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है चेस्ट पेन के लिए, जो सारी ट्रीटमेंट के बावजूद भी चेस्ट पेन मौजूद रहता है, और हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए जिनको माइल्ड से मॉडरेट हार्ट फेलियर है, इनके लिए एक अच्छा आउट पेशेंट नॉन इन्वेजिव थेरेपी ये साबित हो सकता है। इसकी टेक्निक क्या है? इसमें दोनों पैरों पे और काफ पे एक कॉम्प्रेशन बैंड्स लगाए जाते हैं जो हमारे ECG से जुड़े होते हैं, और ECG की तरह यानी कि हमारी हार्ट के साथ ये बैंड्स कॉम्प्रेस होते हैं और डीकॉम्प्रेस होते हैं बड़ी तेज़ी से। यानी कि अगर हमारा हार्ट रेट 70 से 80 है तो ये इसी स्पीड से कॉम्प्रेशन और डीकॉम्प्रेशन करते हैं हमारे थाइस को, यानी कि जांघों को, और काफ को, ये दोनों को। तो इसी स्पीड से ये चलता है और ये कॉम्प्रेशन और डीकॉम्प्रेशन, इसी को हम काउंटर पल्सेशन कहते हैं। ये रोज़ 1 घंटे के लिए दी जाती है, हफ्ते में 6 दिन के लिए। टोटल 35 सिटिंग्स यानी कि 35 सिटिंग्स देते हैं इसकी, 35 घंटे के लिए 35 दिन में। इससे हार्ट इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है और कई लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं 3 या 6 महीने के बाद, और 2 से 5 साल तक का मरीज़ का टाइम आराम से निकल सकता है बगैर सिम्टम्स के। अब देखते हैं कि इसके इंडिकेशंस क्या है, यानी कि इसे कब करना चाहिए। पहला इंडिकेशन है कि जिन मरीज़ों में हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते और जिनको चेस्ट पेन कंटिन्यूड है फुल मेडिकल ट्रीटमेंट पे, उन्हें EECP का बेनिफिट दिया जा सकता है।
दूसरा है कि जिन मरीज़ों के एंजियोग्राफी पे बहुत सारी डिफ्यूजली डिजीज़ वेसल्स है, जहाँ पे हम न तो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं न तो बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। तीसरा है कि जिन मरीज़ों का ऑलरेडी बाईपास सर्जरी हो चुका है, स्टेंटिंग हो चुका है और उसके बाद इनकी नाड़ियाँ ब्लॉक हुई है और दोबारा हम स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते। चौथा इंडिकेशन है कि जिन मरीज़ों का हार्ट कमज़ोर है, यानी कि 25% से कम है, जिनको चाहे कि नाड़ियों की बीमारी ना हो लेकिन जिनको कार्डियोमायोपैथी है किसी भी कारण से, चाहे वो वायरल कार्डियोमायोपैथी हो, इन्फेक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो, इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी हो, जिसके कारण उनका हार्ट बहुत कमज़ोर हो गया है और जो लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स इम्प्रूव करने के लिए ECP हम कर सकते हैं। जो पांचवा इंडिकेशन है वो उन मरीज़ों में जिनमें फर्स्ट और सेकंड डिग्री हार्ट फेलियर है, यानी कि हल्के से हार्ट फेलियर है, जो थोड़ा चलते हैं उनकी सांस फूलती है, बैठे बैठे सांस फूलती है कई बार, या लेटने पर सांस फूलती है। ऐसे मरीज़ों के लिए ECP हम ट्राई कर सकते हैं। अब देखें कि हम ECP किन मरीज़ों में हम नहीं कर सकते, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। पहला है एरिथमियास, यानी कि अगर हार्ट इरेगुलर चल रहा हो जिनका, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, क्योंकि ये जो कंप्रेशंस हम लगाते हैं ये ECG से कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारा हार्ट रेट इरेगुलर चलेगा तो ये कंप्रेशन डिकम्प्रेशन भी इरेगुलर रहेगा, इसलिए जिनका हार्ट रेट इरेगुलर है उन मरीज़ों में ये नहीं कर सकते। दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सीवियर फेलियर। अगर हार्ट फेलियर है जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, ऐसे मरीज़ों में ये नहीं कर सकते। तीसरा है कि जिनका एओर्टिक वाल्व जिसमें लीकेज अगर हो तो हम ये ECP नहीं कर सकते। चौथा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर 180/120 के ऊपर हो, उन मरीज़ों में पहले हमें हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए और उसके बाद ही ECP की शुरुआत करनी चाहिए। पांचवा है प्रेगनेंसी में ECP नहीं करते। छठवा है जिन लोगों को पैरों की वेन्स की बीमारी हो, यानी कि वेरिकोज वेन्स हो या डीप विनस थ्रोम्बोसिस हो, क्योंकि पैर में ये कॉम्प्रेशन और डिकॉम्प्रेशन बैंड्स लगते हैं, इसीलिए ये हम उन मरीज़ों में नहीं कर सकते जिनको पैरों की वेन्स की बीमारी हो। सातवां है जिन मरीज़ों में INR 3 से ज़्यादा हो, यानी कि जो खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं और अगर INR वो रेगुलरली चेक कर रहे हैं, तो अगर 3 से ऊपर INR हो तो ऐसे मरीज़ों में ECP नहीं देते, क्योंकि ब्लीडिंग की एक संभावना होती है। आठवां है कि अगर आपकी एंजियोग्राफी हुई है तो 2 सप्ताह के अंदर ये ECP थेरेपी शुरू नहीं करते, कम से कम 4 सप्ताह वेट करना चाहिए ECP थेरेपी शुरू करने के लिए। तो ये हुए सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इन हालातों में हमें ECP नहीं करना चाहिए। अब देखें कि ECP के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। उसके 3 मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो क्योंकि हम कॉम्प्रेशन बैंड्स बांधते हैं थाइज पे और काफ मसल्स पे, इससे पैरों में दर्द हो सकता है। दूसरा, क्योंकि ये कॉम्प्रेशन बैंड काफ़ी टाइट होते हैं और कई लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो स्किन यानी कि चमड़ी में छाले आ सकते हैं और कई बार इस छालों से ब्लीडिंग भी हो सकती है। और तीसरा है कि पैरों में झंझनाहट कई बार होती है, जो थेरेपी लेने के बाद जो काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है और पेशेंट को चलने में भी तकलीफ़ हो सकती है। अगर समरी में मैं कहूँ, यानी कि संक्षिप्त में मैं कहूँ, तो ECP एक अच्छा आउट पेशेंट नॉन इन्वेजिव थेरेपी अवेलेबल है हमारे पास उन मरीज़ों के लिए जिन्हें चेस्ट पेन कंटिन्यू हो रहती है, जो मरीज़ हार्ट फेलियर में है फर्स्ट और सेकंड डिग्री के, उनके लिए सिम्टम रिलीफ करने के लिए ECP एक अच्छा टूल हो सकता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।